नमस्कार, ये वक्त हुआ है सिंहासन का संग्राम का। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है और बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही छोटे दलों ने भी अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। प्रदेश की तीसरी बड़ी पार्टी बनने की कोशिश कर रही आरएलपी ने भी बड़ा दांव खेला है। क्या है बेनीवाल का यह दांव, बताएंगे आपको। बात होगी पेपर लीक पर एक बार फिर से जोर पकड़ते सियासी घमासान की भी, और वही बात होगी पीएम के राजस्थान में बढ़ते दौरे की भी होगी। 20 दिन में पीएम के राजस्थान में दूसरे दौरे से सियासत का तापमान बढ़ा है और खबरें और भी होंगी। तो देखते हैं दिन भर की सियासी हलचल का पूरा डोज, सिंहासन का संग्राम। क्या हनुमान बेनीवाल 2023 और 2024 के चुनाव के लिए दो अलग अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं? सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से बराबर दूरी बनाकर बेनीवाल प्रदेश की सियासत में कुछ अलग करना चाह रहे हैं। क्या है उनकी रणनीति और क्या सफल होगी बेनीवाल की यह प्लानिंग, इस रिपोर्ट में देखते हैं। एनडीए या इंडिया, किसके साथ आरएलपी? देखिए, मुझे निमंत्रण देने से पहले 1000 बार सोचते हैं दोनों यूपी एनडीए। हनुमान जी को निमंत्रण दें, उनके मेरे मूड पर निर्भर है कि मैं निमंत्रण स्वीकार करूं नहीं करूं। क्या पायलट बेनीवाल चैप्टर क्लोज? पायलट को सीएम बनाने की अगर पैर भी उस वक्त करी तो नागौर के सांसद ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री होगा तो पायलट होगा, तो हम तीनों विधायक सचिन पायलट के साथ खड़े रहेंगे। भाइयों, 2 बार हमने प्रयास किया लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। राजस्थान में हनुमान का पॉलिटिकल दांव। हमेशा इनकी मदद भी मैंने, जब सरकार जब पायलट को सीएम बनाने की बात थी चाहे दूसरी बात थी, हमेशा मैंने एनडीए की मदद करी। लेकिन अब जब मैं एक चीज छोड़ चुका तो मेरी थूक के चाटने की आदत नहीं है। दिल्ली और बेंगलुरु से आती ये तस्वीरें सीधे ना सही लेकिन राजस्थान की सियासत पर असर डालने वाली है, क्योंकि राजस्थान समेत 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासत 2 खेमों में बढ़ चुकी है। एक खेमा बीजेपी के साथ है तो दूसरा है कांग्रेस के साथ। लेकिन राजस्थान की सियासत में दखल रखने वाले और लोकसभा के सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी कहां है? 23 में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष का भी ऑफर बीच में आया था, मैंने ठुकरा दिया। मैं अकेला ही लड़ूंगा राजस्थान के अंदर 23 की लड़ाई, और 24 चूंकि बाद में, इसलिए 24 की लड़ाई 23 के बाद तय करेंगे कि 24 के अंदर हमें क्या करना है। 23 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम उन विचारधारा वाले दलों के साथ जो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ है, उन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो दल है उनको साथ लेकर राजस्थान के अंदर नई लड़ाई। दरअसल तीसरी ताकत की वकालत करने वाले हनुमान बेनीवाल पहले भी कई बार कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बनाने के संकेत दे चुके थे और उन्होंने बजरी माफिया के बहाने कांग्रेस और बीजेपी पर एक साथ हमला बोलकर भी अपनी सियासी राह तय करने के संकेत दिए हैं। ये सारी जो बात है इसको लेकर किसी न किसी को लड़ना होगा। बीजेपी मौन है क्योंकि बजरीवाला उनको भी चंदा दे रहा है और बीजेपी के नेताओं से 7 स्टार होटलों में दिखता है, और कांग्रेस चुप है क्योंकि आधा दर्जन लोग इसमें शामिल है। इसको लेकर कल हमने जयपुर की ओर कूच किया था। दिन का आश्वासन मिला है कि बजरी की रेटें भी कम हो जाएगी। बजरी माफिया के खिलाफ तमाम जांच के निर्देश रात को ही दे दिए गए। आम जनता, खासकर किसानों और युवाओं की सियासत करने वाले बेनीवाल भले ही बीजेपी के समर्थन से संसद पहुंचे, लेकिन बीजेपी से मोहभंग के बाद उन्होंने राजस्थान के एक दूसरे युवा नेता सचिन पायलट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अब इसे सियासत का तकाजा कहें या सियासत की मजबूरी, सचिन पायलट के साथ आने की आहट तो हुई लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुँच पाई। मैंने 2018 के अंदर कहा था कि सचिन पायलट को अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक कांग्रेस को समर्थन करेंगे। जब सरकार गिर रही थी तो हनुमान बेनीवाल के तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के बेहतर विधायकों के साथ मानेसर में नहीं थे, लेकिन पायलट को सीएम बनाने की अगर पैर भी उस वक्त करी तो नागौर के सांसद ने कहा
कि अगर मुख्यमंत्री होगा तो पायलट होगा तो हम तीनों विधायक सचिन पायलट के साथ खड़े रहेंगे। भाइयों, 2 बार हमने प्रयास किया लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सचिन पायलट बीच में तो पार्टी बनाने की बात कर रहे थे। हालांकि पूरे राजस्थान में अपनी पकड़ रखने का दावा करने वाले हनुमान बेनीवाल को लगता है कि अगर पायलट ने साथ दिया होता तो पहली बार प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी से इतर कोई सरकार बनती। मुझे ऐसा लग रहा है थक गए, वो पार्टी बनाने की सोच भी नहीं रखते। अगर पार्टी वो बना लेते और आरएलपी उनसे गठबंधन करती तो 125 सीट राजस्थान का नौजवान इस बार इस गठबंधन को देता। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के फिलहाल लोकसभा में 1 सांसद हैं, तो वहीं राजस्थान की विधानसभा में उनके 3 विधायक हैं। हनुमान बेनीवाल की छवि एक जुझारू नेता की है जो प्रदेश में किसी भी बड़ी घटना पर अपनी बेबाक राय रखते हैं और जनता के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जनता के साथ वाले नेता को क्या वाकई सियासी ताकत मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो अब जहां हनुमान बेनीवाल युवाओं की राजनीति करके प्रदेश में तीसरी ताकत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी ने सदन में दूसरे दिन भी जमकर हंगामा किया। सदन में हंगामे के साथ ही बीजेपी ने युवाओं को एक नया प्रस्ताव दिया है। क्या है पेपर लीक पर बीजेपी का यह नया दांव? इस रिपोर्ट में देखते हैं। ये क्या माजरा है? कौन है ये राज्य मंत्री घुमंती जाति के लिए? आप किसके कल्याण के लिए कह रहे हो? ये गोपाल केसावत कौन है? ये आरपीएससी अब भ्रष्टाचार का तांडव बन गई है। युवाओं पर सियासत वाला घमासान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में आरपीएससी को बंद करके यूपीएससी की तर्ज पर एक अच्छी पारदर्शी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का भी काम करेगी। पेपर लीक पर बीजेपी का पायलट दांव। हमारी मत मानो पर उनकी तो मानो पायलट साहब के, जिन्होंने अपने पैरों की छालों की कसम खाकर कहा था आरपीएससी भंग होनी चाहिए। सदन में पेपर लीक पर संग्राम। इस प्रकार आपने जुडिशियल सर्विस के अंदर किया। करीब 2 साल से भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के नासूर से प्रदेश के युवाओं को भले ही राहत न मिल पाई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सड़क हो या सदन, घमासान हावी है। विधानसभा के आखिरी सत्र में एक बार फिर सदन में पेपर लीक पर जोरदार हंगामा हुआ। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी और बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी ने भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने पेपर लीक और ईओ भर्ती परीक्षा में पकड़े गए कांग्रेस नेता गोपाल केसावत के आरपीएससी सदस्यों से तार जुड़े होने के आरोप लगाए। जुडिशियल सर्विस के अंदर किया, जब सहन नहीं किया जाएगा। राजस्थान का नौजवान न्याय मांग रहा है, पेपर लीक पर न्याय मांग रहा है। राठौड़ ने कहा, यह पहली बार हुआ है कि आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था का मेंबर पेपर लीक में गिरफ्तार हो जाए। अशोक लाहौटी ने पूछा, रीट पेपर लीक में एसओजी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की? लाहौटी ने तंज कसा कि अगला पेपर कौन सा लीक होने वाला है। तो बीजेपी ने सदन में एक बार फिर से पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। इसलिए मैं और मेरा दल इस आरपीएससी ने अब तक जो परीक्षाएं ली है, इन सब की सीबीआई से जांच हो। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पेपर लीक पर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। भ्रष्टाचार के और हेराफेरी के मामले मुख्यमंत्री जी जनता जवाब मांगती है कि आप कहीं कहीं सारे मामलों में, सारे भ्रष्टाचार के मामलों में अली बाबा आप ही हैं। चुनाव की तारीख भले ही तय ना हुई हो, लेकिन दावों की बौछार होने लगी है और बीजेपी ने लगे हाथ युवाओं से एक वादा तो कर ही दिया। आरपीएससी जैसी संस्था को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों ने घोटाला किया है उनको सजा तो मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में आरपीएससी को बंद करके यूपीएससी की तर्ज पर एक अच्छी पारदर्शी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का भी काम करेगी। मौसम चुनावी है तो सियासी घमासान से लेकर वादों की बारिश तो होगी ही, लेकिन कांग्रेस भी पेपर लीक जैसे मामले को लेकर अपने दावों के साथ मैदान में मौजूद है और दावा इस बात का है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है,
लेकिन सवाल है कि इस नूरा कुश्ती में आखिर युवाओं के हाथ आएगा क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राजस्थान में सिंहासन का संग्राम कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा हुआ है। पिछले कुछ महीनों में पीएम मोदी ने जितनी भी सभाएं राजस्थान में की हैं, उतनी बाकी चुनावी राज्यों में नहीं की हैं और आने वाले दिनों में भी यह सिलसिला जारी रहने वाला है। 27 जुलाई को पीएम सीकर में रहेंगे तो 16 अगस्त को नागौर में वीर तेजाजी की जन्मस्थली से हुंकार भरेंगे। राजस्थान की चुनावी सियासत। पीएम मोदी ने झोंकी ताकत। सत्ताईस जुलाई को सीकर से वार। सोलह अगस्त को नागौर से हुंकार। तारीख अभी भले ही तय नहीं हुई हो, लेकिन ये पूरी तरह तय है कि राजस्थान का चुनावी घमासान भीषण होने वाला है। तभी तो अभी से ही ये पूरी तरह परवान पर है। कर्नाटक की जीत से जहां कांग्रेस में उत्साह है, तो बीती ताही बिसारिये आगे की सुध लेही की तर्ज पर बीजेपी के दिग्गजों ने राजस्थान जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद पीएम मोदी ताबड़तोड़ राजस्थान के दौरे कर रहे हैं और बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देने में जुटे हैं। आने वाले दिनों में भी पीएम मोदी की कई सभाएं होने वाली है, जिनमें सबसे पहली सभा 27 जुलाई को सीकर में होगी। हालांकि पहले ये सभा 28 जुलाई को नागौर में होनी थी, लेकिन इस कार्यक्रम को बदलकर एक दिन पहले सीकर में कर दिया गया है। वैसे तो राजस्थान के चुनावी मिशन के दौरान पिछले 9 महीनों में पीएम मोदी का ये 8वां दौरा होगा, लेकिन सीकर में 2018 के बाद ये पीएम की पहली सभा है। इस दौरान पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा को संबोधित करने से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रिलीज करेंगे। दौरे की तैयारी की कमान खुद केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने संभाल रखी है। उन्होंने स्थानीय सांसद सुमेधानंद सरस्वती और पार्टी पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी के सभा स्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे को लेकर किसानों युवाओं में खासा उत्साह है और उन्हें सुनने के लिए लाखों लोग आएंगे। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख को सीकर की धरती पर किसानों को बहुत बड़ी सौगात देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और किसान सम्मान निधि की किस्त पूरे देश में इस सीकर की धरती से रिलीज करेंगे और किसानों के लिए एक बहुत खुशी का विषय है। और ये पूरा क्षेत्र है वो किसानों का और युवाओं का क्षेत्र है और इसलिए यहाँ के सभी लोगों में उत्साह भी है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर यहाँ पर लाखों की संख्या में भी लोगों का आने का अनुमान है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए किया है, आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, तो इसको लेकर पूरे हर व्यक्ति में उत्साह है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में देश को नई पहचान तो दी ही है, जन आकांक्षाओं पर भी खरे उतरे हैं। इसीलिए इस बार राजस्थान की जनता प्रदेश से कांग्रेस सरकार को उखाड़ने का मन बना चुकी है और पीएम के दौरे से हमारे चुनावी अभियान को नई धार मिलेगी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास करवाए हैं, आज चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, तो आज देश आगे बढ़ रहा है। ये आम जन देख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और भारत की प्रतिष्ठा भी आज विश्व में होने लगी है और इसलिए आम जन के अंदर ये विश्वास है। और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है सेंट्रल की, वही योजना अशोक जी गहलोत यहाँ पर अपनी बताकर और कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि जनता अब अच्छी तरह से समझ चुकी है कि जो केंद्र का पैसा है उसका पैसे को यहाँ पर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो विकास होना है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो केंद्र का पैसा है और डबल इंजन की सरकार यहाँ पर भविष्य में बनेगी तो सीधा पैसा जनता तक पहुंचेगा और जो गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर दृष्टि से आने वाले समय में राजस्थान एक सुनहरा राजस्थान बने और जो आज भय और भ्रष्टाचार और क्राइम से भरा हुआ ये प्रदेश राजस्थान जो बन चुका है इसको भी जनता मुक्ति चाहती है आने के समय में। और जो महाभ्रष्ट सरकार है और इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प निश्चित रूप से जनता ने ले लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए जनता आतुर है और आएगी यहाँ। कृषि मंत्रालय और फर्टिलाइजर मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित ये कार्यक्रम पहले वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल में होना था, लेकिन वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल में पीएम मोदी की सभा फिलहाल स्थगित की गई है, लेकिन रद्द नहीं की गई है। इसका स्वरूप बदलकर सरकारी कार्यक्रम के बजाय अब राजनीतिक रैली के रूप में कर दिया गया है। पीएम मोदी अब 16 अगस्त को नागौर के खरनाल में रैली करेंगे। पहले इसे केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जाना था, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी पार्टी का संगठन उठाएगा। सियासी जानकारों का कहना है कि पीएम के कार्यक्रम में ये बदलाव अनायास नहीं किए गए हैं, बल्कि काफी सोच समझकर पहले 27 जुलाई को सीकर और 16 अगस्त को नागौर में कार्यक्रम रखे गए हैं, ताकि पीएम शेखावाटी इलाके और नागौर में बीजेपी की कमजोर पड़ चुकी ताकत को फिर से मजबूती दे सके। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में शेखावाटी इलाके में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। सीकर की बात करें तो सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। 8 विधानसभा सीटों में 7 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि 1 सीट कांग्रेस समर्थित निर्दलीय के पास है। पीसीसी चीफ डोटासरा भी इसी जिले से आते हैं और लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं। इसके अलावा फतेहपुर से कांग्रेस के हाकम अली खान, जबकि धोद से कांग्रेस के परसराम मोरदिया विधायक हैं। सीकर से कांग्रेस के राजेंद्र पारिक और बाता रामगढ़ से कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह विधायक हैं। वहीं नीमका थाना से कांग्रेस के सुरेंद्र मोदी और खंडेला से निर्दलीय महादेव सिंह खंडेला विधायक हैं। वहीं नागौर संसदीय सीट को बीजेपी पहले से ही सबसे कमजोर सीट मानकर चल रही है और यहां के लिए लगातार अलग रणनीति पर काम हो रहा है। बीजेपी ने नागौर के राजनीतिक समीकरणों को सुधारने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को यहां 6 महीने पहले से लगा रखा है और अब पीएम अपनी रैली के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना चाहते हैं। माना जा रहा है कि राजस्थान का चुनाव बीजेपी के लिए काफी चुनौती भरा रहने वाला है, क्योंकि एक तो गहलोत की कई फ्री स्कीम्स का असर दिख रहा है, वहीं 6 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद गुटों में बटी पार्टी अब एक दिख रही है। यही कारण है कि बीजेपी इस बार के चुनाव में पीएम मोदी की ज्यादा से ज्यादा सभाएं राजस्थान में कराने पर फोकस कर रही है। तो ये थी आज की सियासी हलचल। फिलहाल सिंहासन का संग्राम में इतना ही।